हे गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ई-लर्न मार्केट, जो कि एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट की जानकारी हासिल करने के लिए। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, स्टॉक मार्केट होती क्या है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको ई-लर्न मार्केट्स पे, जहां आपको बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी फ्री और पेड कोर्स मिल जाएंगे, जो कि सर्टिफाइड है NSE, MCX, NSDEX के द्वारा। ये सभी कोर्सेज एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि तरह तरह की भाषा में आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन सभी लैंग्वेजेस में आपको ये मिल जाएंगे। इन सभी कोर्सेज को आप देख कैसे सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, और देखोगे भी कैसे, बड़े आसान तरीके से। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे 4.8 की जबरदस्त रेटिंग है। लाखों लोगों ने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां आपको वेबिनार भी मिलेंगे, जहां पे आपको एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे मुनाफा कमाना है। ये भी फीचर आपको यहां पे मिल जाएगा। और इसका एक सबसे जबरदस्त फीचर तो यह है कि 4720 रुपए का एक कोर्स है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता ना, ABCD भी नहीं आती, वो आप सीख लोगे, लेकिन ये 4720 रुपए का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताता हूं आपको ना, लिंक दे देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर क्लिक करना। वहां आपको दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में कोर्स मिलेगा। वो कोर्स आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बनाया गया है आपको समझाने के लिए। उस कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको इनरोल करने के लिए कहेगा, रजिस्टर करने के लिए कहेगा। आप नॉर्मली जैसे इनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, वहां अपनी डिटेल्स दे देना। अपडेट करने के बाद अपने सारे प्रोफाइल को, लास्ट में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है, जहां पे आपको 4720 रुपए पेमेंट का दिखेगा। लेकिन वहीं पर साथ में आपको अवेलेबल ऑफर्स का ऑप्शन आएगा, जहां आप क्लिक करोगे वहां आप ये कूपन कोड डाल देना, जो मैं आपको दे रहा हूं। इस कूपन कोड को आप डाल देंगे तो वो कोर्स की कीमत आपके लिए बिल्कुल 0 रुपए हो जाएगी। और एक बात बता देता हूं, ये कोर्स जो है सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की है। और ये कोर्स अगर कल को पेड भी हो जाता है तब भी आपके लिए फ्री ही रहेगा। तो दोस्तों, है ना मजेदार बात, फ्री में आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज ले लो। इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, तो प्लीज इसको देख लेना। और मेरा रिकमेंडेशन है कि इसकी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना। वाह सुनील बाबू, नई गाड़ी कितने में ले ली? 50 लाख की गाड़ी सिर्फ 50,000 में ले ली मैंने। अबे इंजन सही है इसका? अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया है। अपना चेहरा देख, मुंह साफ हो जाएगा तेरा इसको देख के। बस इंजन खराब है, वो मैं सही करा लूंगा, बतेरे जानकार है मैकेनिक मेरे। अबे मैं खुद मैकेनिक हूँ, इंजन खराब है तो डब्बा है ये। पागल हो गया है, जल रहा भाई तू, जलने वालों, निकलो 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 यहाँ से निकलो। अबे पागल हो गया क्या? सच कह रहा हूं मैं। सही में? इसका मतलब मैं लुट गया। हाय मैं लुट गया। दोस्तों देखा आपने, बिना इंजन के गाड़ी बिल्कुल डब्बा होती है। बिल्कुल इसी तरह का हमारा आज का टॉपिक है। जी हाँ, हमारी वर्ब जो होती है वो हमारी इंग्लिश सेंटेंसेस का इंजन होती है। अगर इंजन नहीं है तो पूरा सेंटेंस एकदम गलत है, उसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं सकता है। इससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आपको नाउन और प्रोनाउन की वीडियो बना के दे चुका हूं। वो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वो देख लेना। और आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको इंजन पढ़ाने वाला हूं। असल जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब समझ में आएगा। ग्रामर की सारी समझ आपको आ जाएगी। अगर अब तक ग्रामर नहीं समझ में आती थी, आज समझ में आएगी। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। वर्ब होती क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होती है, जो हम पढ़ के आए थे अभी, नाउन प्रोनाउन, उसी तरह से एक पार्ट है हमारा वर्ब। अब वर्ब की डेफिनेशन क्या है? बचपन से पढ़ते हुए आए, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। इसी तरह से हिंदी में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। ये तो थी फॉर्मेलिटी वाली बात, लेकिन मैं आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, पहले सुन लो, ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि असल में वर्ब क्या होती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि वर्ब होती है हमारा इंजन। इंजन का मतलब क्या होता है भाई? इंजन का मतलब होता है जान। अगर किसी गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है ना, तो वो गाड़ी चल ही नहीं सकती। बिल्कुल यही बात होती है हमारे वर्ब के साथ। पूरी ग्रामर के अंदर, पूरी इंग्लिश के अंदर, जितनी भी आप इंग्लिश बोलते हो ना, जितनी भी आप पढ़ते हो समझते हो, उसमें वर्ब हमेशा मौजूद रहती है। उसके बिना कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कोई भी सेंटेंस बनाने की। सेंटेंस नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, प्रूव करता हूं। रुको, ध्यान से समझते हो, बड़े आराम से देखते हैं। देखो, कोई भी सेंटेंस बनता है ना, ये आपको मैंने पहले ही बताई थी बात, कि उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है उसके अंदर वर्ब, और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से बनता है। ये मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं इस तरह से, ठीक है? ये बात आपको भी पता है, मैंने भी आपको बताई हुई है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
ये तो हमें पहले से पता था, मैंने आपको पढ़ा भी दिया था नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर भी, कि जो हमारे नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं वही हमारे सब्जेक्ट बनते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन असल बात आ जाती है यहाँ पे वर्ब पे। अगर हमारा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं भी है ना तब भी काम चल जाता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं है ना काम चल ही नहीं सकता। ये इसी तरह से हुआ कि अगर मैं सब्जेक्ट को कहूं कि ये एक टायर है, क्या है ये एक टायर है, ये रहा टायर, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो कोई इस बारे में मुझसे लड़ाई नहीं करेगा। ये एक टायर है और मैंने कहा ये एक और टायर है, दो टायर है, दो पहिए हैं, ठीक है, दो पहिए ये रहे, ठीक है जी। तो ये दो पहिए गाड़ी चल रही है, ठीक है जी, ये हमारी गाड़ी चल रही है, पी 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 पी। और ये जो वर्ब है ना हमारी, ये है हमारा इंजन लगा हुआ है, ये गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है, ये गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है, ये गाड़ी के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर ये टायर हमारा, ये दोनों टायर अगर हमारे पास हैं और हमारे पास ये इंजन ना हो तो क्या ये गाड़ी चल जाएगी? धक्का मारते रह जाओगे, चल नहीं सकती है, क्योंकि वर्ब का रोल ही है इसको पावर देने का। क्या करने का? पावर देने का। बिना पावर के आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें वर्ब को समझना कि वर्ब क्या होती है, कहां रखी जाएगी, इसकी क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब इस इंजन वाले एग्जांपल से ना आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अभी और क्लियर करूं? चलो अभी और क्लियर करते हैं। अब इंजन, छोटी गाड़ी में छोटे इंजन लगते हैं। आपको बताया तो मैं इंजीनियर बनाता हूं आपको। आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना आप सब लोग इंजीनियर बनने वाले हो, ठीक है? तो तैयार हो इंजीनियर बनने के लिए? आओ चलो इंजीनियर बनाते हैं। जो भी हमारे इंजन होते हैं ना, जितने भी इंजन होते हैं वो एक साइज के नहीं होते, या ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह के होते हैं। तरह तरह के इंजन होते हैं। कोई इतना सा भी इंजन होता है, कोई इतना बड़ा भी इंजन होता है, और कोई बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, जो हमारा हवाई जहाज होता है, उसमें 3 इंजन लगे होते हैं। क्यों लगाए होते हैं भैया? ऊंचा हवाई आसमान में उड़ाना, वरना तो फिर आप नीचे उड़ते हुए आ जाओगे फिर, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या होता है, इंजन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी पावर का चाहिए होता है। ये जो वर्ब है ना, कितनी पावर का चाहिए होता है, कभी छोटा चाहिए होता है, कभी बड़ा चाहिए होता है। उसी हिसाब से हमें गाड़ी जैसी चलानी होती है, हम इंजन लगा लेते हैं। स्कूटर में भी इंजन होता है, कार में भी इंजन होता है, बोट में भी इंजन होता है, जहाज में भी इंजन होता है, सब में इंजन होता है, लेकिन सब अलग होते हैं। इसी तरह से हमारी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर जो हमारी वर्ब होती है वो एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती। कभी सेंटेंस में हमें कुछ और बताना होता है, कभी कुछ और करना होता है, कभी कहीं ताकत दिखानी होती है, कभी कहीं पे फील कराना होता है, कहीं कोई काम दिखाना होता है। तो डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में, इंग्लिश का जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हम क्या कहना चाहते हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे इंजन को, हमारी इस वर्ब को हम चेंज करते हैं, इसके टाइप हो जाते हैं। इतना समझ में आया कि वर्ब का काम क्या हो रहा है? वर्ब का काम बस यही हो रहा है कि जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर वर्ब जरूर आएगी। अगर वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। पूरी इंग्लिश की कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। आओ अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अभी तो ये मोटी मोटी बात थी, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहा था। आओ चलो देखते हैं क्या है। हाँ, क्या डेफिनेशन क्या लिखी है भाई? द वर्ड्स, शब्द ही है, ये भी इंग्लिश का एक शब्द है, वर्ड है। वर्ब हमारे क्या है? एक शब्द है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। विच शो, जो क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्या करते हैं जी? दिखाते हैं। भाई रेड पेन दे दो मुझे। क्या दिखाते हैं भैया? एक्शन। किस चीज को दिखाते हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब एक्शन, एकदम एक्शन नहीं आ जाते, हीरो के भी एक्शन होते हैं, यानी कोई काम। एक्शन का मतलब काम, रजनीकांत, ठीक है। एक्शन। और स्टेट ऑफ बीइंग, इसका मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब होना, किसी काम के करने या फिर होने। अब होने का मतलब क्या हो गया? अरे होना, तुम यहां पर हो, मैं वहां पर था, ठीक है, वो वहां होगा। ये क्या है? होना ही तो ना, प्रेजेंट होना। यहां पे मैं क्या कह सकता हूं? एग्जिस्ट होना किसी चीज का, या फिर किसी चीज का प्रेजेंट होना, किसी चीज की प्रेजेंस को, ठीक है। डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के ना पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे और यहीं से समझ में आएगा जो क्रक्स होता है ना वर्ब का वो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द वर्ड्स विच शो द एक्शन। ऐसे शब्द, लेटर्स का ऐसा ग्रुप। क्या कहा मैंने? लेटर्स का, अक्षरों का एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो हमें दिखाता है एक्शन को। किसको दिखाता है? जिसको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, या कोई चीज है, या फिर कोई चीज है। अब ये है वाला क्या केस है? ये वाला समझाओ पहले हमें। अरे अभी बताएंगे क्या है ये, इसके बारे में बात होगी। किसी काम के करने या होने को हमने क्या देखा कि भाई वर्ब होती है, अब कैसे होती है उसको देखते हैं, ठीक है। अब हिंदी में भी ये था, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये एग्जिस्ट का मतलब क्या हो रहा था। आओ देखते हैं। जैसे कि स्पीक मतलब बोलना एक काम है। हाँ है, जहां भी आपकी एनर्जी लगती है ना, क्या काम है? जहां भी आपकी एनर्जी लगती है, कोई भी काम, जो भी ऐसा काम है जो एनर्जी लग रही है, किसी भी तरह की एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी कह लो या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी कह लो, जो भी एनर्जी भैया आज आप साइंस पढ़ के जाने वाले हो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये साइंस वाली चीज हो गई आपके लिए। भैया कोई सी भी एनर्जी जो भी आप पढ़ते हो ना, हर तरह की एनर्जी, कहीं भी किसी भी तरह की एनर्जी अगर लग रही है तो वो हमारी क्या कहला देगी, वर्ब होगी। वो क्या होगा, काम, वर्ब का काम होगा। काम का मतलब मशीन चलाना नहीं है कि आप कोई कारखाने में मशीन चला रहे हो, कोई हथौड़ी पीट रहे हो, वही काम है। काम का मतलब हंसना, हंसना भी एक काम है, रोना ये भी एक काम है, लड़ना भी काम है, पढ़ना भी काम है। जो भी आप एनर्जी लगा रहे हो वो सारे काम होंगे। समझ में आया? कोई भी एक्शन। तो स्पीक हो गया, बोलना। गो मतलब जाना, जाना भी एक काम है भाई, एनर्जी लग रही है। लर्न, याद करना, कोई चीज पढ़ना, ठीक है। एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, इसमें भी एक काम हो रहा है, ये मेंटल काम है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। वॉक, चलना, ये भी काम है। रीड, पढ़ना। टीच, पढ़ाना। प्ले, खेलना। पबजी खेलते हो तुम, कट 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 कट, पूरी दिमाग की एनर्जी लगती है, हाथों की एनर्जी लगती है, ऐसे थोड़ी खेल लिया जाता है पबजी, बहुत मेहनत का काम है भाई। रीड, दोबारा आ गया रीड, ओके चलो इसे काट देते हैं। अंडरस्टैंड करना, समझना, अरे बहुत सारे काम हो गए। अब आप सोचने बैठ जाओगे कि कौन कौन सी क्रिया होती है। हाँ, पूरे दिन हम क्रिया ही करते रहते हैं, सारे ही हमारे काम होते हैं, ठीक है। तो वर्ब का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो भी कर रहे होते हैं हम काम ही तो कर रहे होते हैं, सारी बातें बता रहे होते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो हमें समझ में आ गया कि एक्शन का मतलब क्या है। ये तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर है कि भाई एक्शन का मतलब कोई भी मैंने अगर काम किया, उस शब्द को मैं कह दूंगा, उस वर्ड को मैं कह दूंगा कि ये वर्ब थी, क्या थी, ये क्रिया थी। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। बात आती है स्टेट ऑफ बीइंग की। होने का मतलब क्या हुआ? होने का मतलब यहां से मैंने आपको रेड पेन में लिखा है जानबूझ के। इज का मतलब, आई एम का मतलब और आर का मतलब क्या होता है? होना। इसका मतलब हिंदी क्या निकलती है इसकी? है। एम की क्या निकलती है? हूं। आर की मतलब क्या होती है या फिर हो, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा मैं बीमार हूं, मैं क्या हूं? बीमार हूं। अब ये जो हूं था, हूं ने क्या बताया? बीमार होने को बताया ना कि हूं, यानी ऐसी अवस्था में हूं, ऐसी एग्जिस्टेंस में हूं, सिचुएशन में हूं। इसी तरह से हम आगे अगर बढ़ जाते हैं, है या हो, तुम कहां हो। अब होना भाई, अब तुम्हारी लोकेशन पूछी जा रही है, तो इस तरह के जो होने होते हैं, एग्जिस्टेंस होता है, स्टेट ऑफ बीइंग के भाई किस तरह से बीमार हो, खुश हो, उदास हो, कैसे हो तुम, इस होने को दिखाने के लिए। तुम डॉक्टर हो, अब मैंने आपसे कहा तुम डॉक्टर हो, तुम कैसे हो भाई, आपकी स्टेट क्या है कि आप एक डॉक्टर हो, ठीक है। तो यहां पे काम नहीं हो रहा, इन शब्दों से हमें काम का पता नहीं चलता, हमें यह पता चलता है कि कोई चीज कैसी है, किस अवस्था में है, कैसी सिचुएशन में है। तो ऐसे ही वॉज वर्ब की अगर मैं बात करूं तो क्या यह वर्ब है? देखो ना, था, थी, थे, इसकी आवाज ही निकलेगी। यानी मैं कल दिल्ली में था, तो यानी ये जो था है ये भी एक वर्ब है। हैज और हैव की बात करूं अगर मैं, हैज हैव का इस्तेमाल होता है किसी चीज के पास होने के सेंस में। कोई चीज अगर आपके पास है तो ये भी दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि वो कैसी है, पास है, नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो बस मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं और कुछ भी नहीं करा रहा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने इस डेफिनेशन का ना पोस्टमार्टम किया बढ़िया करके एकदम, कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या निकला। तो मुझे तो यह समझ में आया कि जो भी शब्द मुझे किसी काम के करने को बता देते हैं या किसी काम के होने को बता देते हैं, किसी चीज के होने को बता देते हैं, वो कहला देते हैं वर्ब। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। ये इंग्लिश का रूल है भाई। क्या है कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता सर? अगर ये सेंटेंस है मेरा, यहां कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, शी इज अ टीचर, इसमें तो वर्ब ही नहीं है, हमें बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। हमें लगता है कि बस जो वर्ब है ना वो यही होती है, स्पीक, गो, लर्न। अरे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो इज है, इस भी एक वर्ब है। ये क्या दिखा रही है यहां? अब देखो जल्दी से, किसी चीज के होने को दिखा रही है। यहां पे देखो ना, शी इज कि वो है, तो यहां भी इसने क्या किया? एक वर्ब का काम किया। इज यहां पे वर्ब है, ऐसा कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता जिसके अंदर हमारी वर्ब ना। अभी और भी खुलासे होंगे आपके सामने जहां आपको पता चलेगा कि वर्ब की और भी फॉर्म्स होती थी, और भी टाइप होते थे जो सेंटेंस के अंदर आते हैं, पर आपको नहीं पता था। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि वर्ब क्या होती है। आइए इसके बारे में और बातें बताता हूं। तो मेरे दोस्तों, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो वर्ब होती है उसका काम होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी काम के करने को दिखाने को, या फिर किसी काम के या किसी चीज के होने को दिखाने के लिए। ये दो ही चीजें तो बताती है, कौन? वर्ब बताती है। और अगर मैं पूरी इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस है, लाखों करोड़ों सेंटेंसेस, उन सब के अंदर वर्ब ही होती है। हाँ,
कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ही नहीं जिसमें वर्ब ना हो। और वो वर्ब क्या काम कर रही होगी बता देना जल्दी से मुझे। हाँ, या तो वो किसी काम को दिखा रही होगी या तो फिर वो किसी चीज के होने को दिखा रही होगी। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि जो भी हम बातें करते हैं इंग्लिश में, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेंटेंसेस टोटल मिला के दो ही तरह के हो रहे होते हैं। या तो एक वो सेंटेंस होंगे जिसमें कोई काम हो रहा होगा, कोई एक्शन हो रहा होगा, या फिर वो सेंटेंस होंगे जिसमें किसी चीज के होने को दिखाया जा रहा होगा, किसी चीज की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाया जा रहा होगा। बस टोटल दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, और बिना वर्ब के वो सेंटेंसेस बन ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आज मुझे बताओ कि ग्रामर का ये वाला पॉइंट तुम्हें पहले पता था कि नहीं पता था? अगर नहीं पता था और अब पता चला तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, ये थी मेरी गाड़ी, ये थी ना मेरी गाड़ी, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, और जो वर्ब थी वो इसको चला रही थी, वरना तो धक्का मारना पड़ता, चल नहीं सकता था, ठीक है। ऐसा ही तो हो रहा था। अब मैंने आपसे कहा कि वर्ब होती है इंजन। क्या है हमारे सेंटेंस का? इंजन है। वो इंजन या तो काम को दिखा रहा होगा या फिर किसी चीज के होने को दिखा रहा होगा, लेकिन वो इंजन जरूर होगा हर सेंटेंस में। अपने पास जितनी भी आपके आसपास अभी किताबें रखी हैं इंग्लिश की, कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कुछ भी है, वो अपने पास ऐसे वो खोल के रख लो। उसके अंदर सेंटेंस में देखो, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दिखेगा जिसके अंदर वर्ब ना हो। या तो कोई आपकी ऐसी वर्ब होगी जो काम के होने को दिखा रही होगी, के होने को दिखा रही होगी, या कोई ऐसी वर्ब इस्तेमाल हो रही होगी जिसमें कोई काम हो रहा होगा। हंसना, खाना, पीना, जाना, आना, लड़ना, ये सारे वर्ब्स इस्तेमाल हो रही होंगी। कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी, उसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्ब का कितना अहम रोल है, समझ में आ रहा है? आइए अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब ये इंजन है, ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी। क्या? कि इंजन सारे बराबर नहीं होंगे। अब मुझे जहाज उड़ाना है, जहाज उड़ाने के लिए क्या मैं एक छोटा सा इंजन लगा दूं, उड़ जाएगा वो? ना भाई ना, उसमें तो तुम गिर जाओगे नीचे। जहाज के लिए हमें बड़ा इंजन चाहिए, बहुत बड़ा इंजन चाहिए। क्या एक इंजन से काम चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक इमरजेंसी इंजन भी लगाना है, एक और सपोर्टिव इंजन भी लगाना है, कई तरह के इंजन लगाने पड़ते हैं जहाज उड़ाने के लिए। हाँ, मैं पायलट भी हूं, ठीक है ना, ओके। अब जब हम जहाज उड़ाते हैं, जब जहाज, जो भी आपने देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, चित्रों में देखा होगा कहीं ना कहीं, उसमें ना बराबर में भी कुछ पंखड़ी लगी होती है। क्या लगी होती है? पंखड़ी लगी होती है, ठीक है, लगी होती है कि नहीं? अब उससे चलाने के लिए क्या मैं इतना बड़ा इंजन लगाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा इंजन लगा दूंगा जिससे वो पंखड़ियां चल जाए, और पूरा जहाज उड़ाने के लिए एक और बड़ा इंजन लगा दूंगा। मतलब दो तीन तरह के इंजन लगाऊंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब वो जो पंखड़ी है उसका काम क्या है? उसका काम हेल्प करने का है। वो जो इंजन लगाया है वो किस लिए लगाया गया? हेल्प करने के लिए लगाया गया है। तो उस इंजन को, उस वर्ब को मैं क्या कहूंगा? हेल्पिंग वर्ब कहूंगा। कुछ गलत है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई डाउट ही नहीं है यार, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि जब मैंने कोई ऐसा इंजन लगाया जो छोटे साइज का था, जिसका काम सिर्फ हेल्प करने का था, वो मेन नहीं था, उस इंजन को मैंने क्या कह दिया? हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया। क्या नाम दे दिया? हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया। कोई एक इंजन लगाया मैंने, इतना बड़ा, एक बोट में, एक जहाज के अंदर, पानी का जहाज है इतना बड़ा, एक लंबी गाड़ी है, ट्रक के अंदर में इंजन लगा रहा हूं, बस के अंदर एक बड़ा इंजन लगा रहा हूं। उस इंजन को क्या कहूंगा मैं? हेल्प करने के लिए क्या छोटा सा लगा दूंगा? नहीं नहीं, वहां तो एक बड़ा इंजन लगाया जाएगा। उस इंजन को क्या कहूंगा? मेन इंजन कहूंगा। क्या कहूंगा? मेन इंजन कहूंगा। बिल्कुल वही काम हुआ है आपका वर्ब के साथ, कि जो जितनी भी हमारी वर्ब्स थी ना, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सी दो कैटेगरी में? एक वर्ब को तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब। इनका काम क्या होता है? सिर्फ हेल्प करने का होता है। दूसरी वर्ब को हमने कहा क्या कह दिया? एक्शन या फिर मेन वर्ब। ये मेन इंजन है, ये मेन इंजन है। ये वाले जो इंजन है, जो हेल्पिंग, इनका काम सिर्फ हेल्प करने का है। क्या करने का है? हेल्प करने का है। अच्छा, अब मैं थोड़ा रुकूंगा, मैं आता हूं आपके इसी स्ट्रक्चर पे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के बगैर नहीं बनता है। सब्जेक्ट चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है, और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये चाहिए होता है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे जो मैं इंजन लगा रहा हूं, ये जो वर्ब लगा रहा हूं, अगर यहां मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊं तो ही ये बनेगा, या फिर हमेशा मुझे मेन वर्ब भी लगानी पड़ेगी? ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी, जो चाहे करो। क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जल्दी से कोई सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट की जगह रख लेते हैं निशा। क्या रखते हैं? निशा। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, निशा मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहां मुझे वर्ब रखनी थी। मैंने क्या करा? वर्ब के अंदर ना मैंने इनमें से, अभी हमें पढ़ना ही नहीं, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे, अभी सारा अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। निशा के साथ मैंने ना एक हेल्पिंग वर्ब लगाई। क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब। इज लगा देते हैं। मान लीजिए एक हेल्पिंग वर्ब होती है इज। निशा इज गोइंग टू आगरा। मैंने सेंटेंस लिखा, निशा इज गोइंग टू आगरा। निशा कहां जा रही है? आगरा जा रही है। कहां जा रही है? आगरा जा रही है। ठीक है। एक और सेंटेंस बनाया मैंने, निशा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब की जगह लिखा,
निशा वेंट, क्या लिखा मैंने, निशा वेंट टू आगरा। मैंने एक सेंटेंस भी लिख दिया, ठीक है। एक और लिखा मैंने, निशा इज इन आगरा। मैंने ये सेंटेंस बनाया, 3 तरह के सेंटेंस बनाए मैंने, और मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इन 3 सेंटेंस से, और कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपसे कहा कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, जिसमें वर्ब नाम का इंजन जरूर लगा होना चाहिए। अब उसमें मैंने आपसे कहा कि 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, छोटे इंजन है, एक बड़े इंजन है। छोटे इंजन को हमने कहा हेल्पिंग वर्ब का नाम, जिसमें कौन आते हैं, मेनली इज, एम, आर, वॉज, वर, इतना आपने शायद सुना भी होगा, ये आते हैं। बड़े इंजन में बड़ी वर्ब्स आएंगी, कौन सी, जिसमें काम, एक्शन हो रहा होगा, आने का, जाने का। इतना क्लियर कर लो। अभी इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं इन 3 सेंटेंस को देखता हूं। देखो, पहले सेंटेंस है सब्जेक्ट तो सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं थी। सब्जेक्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब्जेक्ट में जो काम करता है वो आ जाता है। तो निशा काम कर रही है। अच्छा जी, यहां पे सेंटेंस है निशा इज, पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, निशा इज इन आगरा। अब इसमें आप मुझे बता दो, ये जो इज आया है, क्या ये एक वर्ब है? हाँ है। इंजन तो लगा हुआ है। इंजन कैसा लगा हुआ है? ये छोटा इंजन लगा हुआ है। इसने क्या बताया, निशा आगरा में है। यानी अगर मैं वर्ब की डेफिनेशन देखता हूं कि काम के करने या होने, किसी चीज के होने को बता रही है। भाई निशा आगरा में है, निशा के होने को कौन बता रहा है? इज बता रहा है। क्लियर हो गया? यहां वर्ब ने यहां ये काम कर दिया था, बात खत्म हो गई थी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, निशा वेंट टू आगरा। अब वेंट क्या होता है भाई? वेंट क्या होता है? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यानी ये वर्ब होती है। मोटा मोटा ये याद रखो, ये क्या होती है? ये भी एक वर्ब होती है। लेकिन यहां ये कौन सी वर्ब थी? क्या ये छोटी वर्ब थी और ये हेल्पिंग वर्ब थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेन वाली थी। अच्छा, इसमें तो यहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। हाँ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, निशा इज गोइंग टू आगरा। अब ये क्या हो रहा है? यहां तो छोटी वाली भी है, छोटा इंजन भी लगा दिया, बड़ा इंजन भी लगा दिया। ये क्या किया आपने? अरे कुछ भी नहीं किया। जो ये सबसे ऊपर वाला मेरा सेंटेंस है, जिसका मीनिंग निकल रहा है कि निशा आगरा जा रही है, इसमें हमने हवाई जहाज वाला काम किया। यानी एक ही जहाज के अंदर 2-3 इंजन लगाए, हेल्पिंग वर्ब वाला भी इंजन लगा दिया और मेन इंजन भी लगाया, जिसकी मदद से पूरा सेंटेंस उड़ गया। जो दूसरा वाला सेंटेंस था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मेन इंजन लगाया, एक वर्ब लगाई, मेन वर्ब लगाई, और किसी की जरूरत ही नहीं थी। जो सबसे नीचे वाला था, वो एक छोटी सी टीवीएस वाली जो विक्की होती है ना, छोटी वाली गाड़ी, उसमें जरूरत नहीं थी। वो एक खिलौना टाइप है, उसमें बड़ा इंजन लगाने की जरूरत नहीं थी। उसमें सिर्फ मुझे इतना बताना था वो चीज है कि नहीं, इसलिए मैंने छोटा इंजन लगाया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाई, मेन वर्ब की जरूरत मुझे थी ही नहीं यहां पे। तो इस तरह से मैंने ये तो समझ लिया कि कोई भी अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करके बन जाएगा, अकेली का। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और सिर्फ मेन वर्ब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई रूल नहीं है, डिपेंड करता है हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया ना, अच्छे से। चलो अब एक और बात बताता हूं आपको। अब हम पढ़ते हैं आय की कहानी। अब इतना तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई वर्ब का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो काम के करने को बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है। मैंने आपसे सेंटेंस, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लिखे थे, उसमें मैंने कहा था जाना, निशा जा रही है। अभी जो जाना है, क्या ये काम है? हाँ है। लेकिन ये काम कौन से वक्त में हो रहा है, ये बता दो मुझे। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी दोस्तों, जिसके लिए हमें टेंसेस के रूल की जरूरत पड़ी थी। अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक उसे देख चुके हैं। उसमें मैंने यही बात समझाई थी, तो अब आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अगर आपने टेंस की वीडियो देखी हुई है। तो क्या हुआ था, जब हमें वर्ब हमने सीख ली थी, कोई काम हो रहा था, सबसे बड़ी समस्या ये आई कि काम कौन से समय में हुआ है। समय का नहीं पता चल पाता था भाई, जिसकी वजह से इतने सारे रूल्स बनाने पड़े थे, इतनी पहचानें बनानी पड़ी थी। किसकी वजह से बनानी पड़ी थी? वर्ब की वजह से बनानी पड़ी थी कि काम कौन से समय में हो रहा है। और जिसके लिए हमने जो हमारे छोटे इंजन थे ना, इनकी मदद ली थी पहचान करने के लिए, सिर्फ पहचान के लिए। इनका वहां भी क्या काम था? हेल्प करने का। ये छोटे इंजन हमेशा हेल्प ही कर रहे होते हैं, या फिर कहीं साइड में लग के पूरा पूरा सेंटेंस भी बना देते हैं छोटी छोटी जगहों पर उड़ने के लिए। बस बस बस, बड़ा इनका कोई काम नहीं होता है दोस्तों। आइए अब बताता हूं टाइप क्या है। अभी इतना क्लियर हो गया कि जो टेंसेस बने थे क्यों बने थे, टेंसेस के रूल की जरूरत क्यों पड़ी थी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तो फर्क ही नहीं पड़ता था। जब वर्ब आया, वर्ब ने हमें जरूरत महसूस कराई कि हमें पता चलना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है कौन से समय में हुआ है, कितना हुआ है। ये सारी बातें बताने के लिए हमने टेंसेस पढ़ने पड़े थे। और अब आ जाते हैं हम वापस यहीं पे टाइप ऑफ वर्ब पे।
इतना तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा ही दिया कि जो हमारी वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब है, जो भी काम हो रहे हैं, जिन भी शब्दों से पता चलता है किसी काम के करने का, किसी चीज के होने का, वो सिर्फ दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का भी मतलब ये होता है कि मदद करने के लिए। कौन कौन सी होती है उसमें भी? मेनली आपकी उसमें होती है आपकी डू, बी और हैव। अब इनका क्या यूज होता है? डू का मतलब होता है करना, वैसे तो मेनली इसका मीनिंग निकलता है करना। ये हमारे टेंसेस में इस्तेमाल होती है, आपने देखा भी होगा। अगर प्रेजेंट टेंस की वीडियो मैंने जो बना रखी है पूरी टेंसेस की, उसमें देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? मदद करने के लिए। भाई वहां भी छोटा इंजन लगेगा, बड़ा इंजन वहां भी नहीं लग रहा। दूसरे देखते हैं बी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है होना, लेकिन इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसके ना कहने का तरीका अलग होता है। होना कैसे? भाई अगर मैं अभी हूं, अकेला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? एम, हूं हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर सिंगुलर है, एक है, वो बोलेगा है। एक से ज्यादा है, आर है। जैसे कि हम बीमार हैं, हम अयोध्या में हैं, तुम यूपी में हो। इस तरह से अलग अलग फॉर्म होती है ना, है कि होने की भी। वही ये चीज है वॉज और वर। अब इसके लिए मैंने इज़ेमार वॉज वर की आपके लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पे लिख के सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इज़ेमार बाय डियर सर, पूरी कंप्लीट उसमें सिखा रखा है। बस इसमें इंपॉर्टेंट है बीन। क्या है इंपॉर्टेंट? बीन। अब ये बीन क्या होता है? भाई बीन का मतलब होता है कोई भी, या तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे जा चुका हूं, विजिट कर चुका हूं। जैसे आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं कहा मैं दिल्ली में जा चुका हूं, कि दिल्ली में घूम चुका हूं। तो बीन का एक वो इस्तेमाल होता है, और फिर इसका टेंस में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसमें बीन होता है। तो ज्यादा इनकी इस्तेमाल नहीं है, बस मेनली क्या इस्तेमाल है? छोटे इंजन है, मैंने आपको बताया किसी चीज के होने को दिखाते हैं। डिटेल में मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो। यहां दोबारा रिपीट मैं करना नहीं चाह रहा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा हैव, ये भी हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव का इस्तेमाल कोई भी चीज पास होने के सेंस में, जब आपके पास कोई चीज आपको दिखाना हो, ये चीज मेरे पास है। अच्छा, हैव का भी इस्तेमाल मैंने वहां बता रखा है उसी वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने ये वाले सिखा रखे हैं। अब पास होने के सेंस में कोई भी चीज, कोई सामान हो सकता है, कोई जो चीज दिखती है, नहीं दिखती, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे यू हैव द ब्यूटी, तुम्हारे पास ब्यूटी है, सुंदरता है, इसमें भी पास होने के सेंस में है। ठीक है, इसकी फॉर्म कौन सी होती है? हैज, हैव, हैड। अब इनमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। पास्ट में होंगे तो आप हैड का इस्तेमाल कर देंगे, प्रेजेंट में हैज या हैव का होगा। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। तो इसमें भी इतनी ज्यादा डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं थी, छोटे इंजन है। दोस्तों अब होगा खुलासा। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, अब करता हूं वो खुलासा। जी आपने सुना होगा मॉडल वर्ब का नाम। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल्स आप सर मॉडल, जिसे आप मॉडल पढ़ते हो, मॉडल नहीं होता भाई, वो मॉडल होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होती है? ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। क्या 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 हेल्पिंग वर्ब होती है? मॉडल, हाँ भाई, मॉडल भी वर्ब ही होते हैं, जो अंडर किसके आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के ही अंडर आते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम भी हेल्प करने का होता है। ये भी किसी एक्शन को नहीं दिखा रहे होते, काम को नहीं दिखा रहे होते, ये भी किसी चीज के होने को ही दिखा रहे होते हैं। क्योंकि मोटी मोटी बात तो आपको क्लियर हो गई ना, कि जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका काम किसी चीज के होने को दिखाने को है। फॉर एग्जांपल, भाई मैं बीमार हूं, तुम अच्छे हो, निशा दिल्ली में है, वो बाजार में है, उसके पास पैसे हैं, मतलब होने को दिखाने को है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा होता। काम के लिए तो मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही होती है। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसी चीज के होने को दिखा रहा होता है, या फिर ये इनके साथ सपोर्ट कर रही होती है। जो टेंस के हमने रूल पढ़े थे, मैंने आपको सबसे ऊपर वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, कि जहाज के अंदर 3 इंजन लगा दिए थे, तो वो होता है। तो अब मॉडल वर्ब क्या? मॉडल वर्ब भी हेल्प कर रही होती है। हाँ सोचो, मॉडल वर्ब अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले बताया, तो मैंने इसके लिए आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। अदरवाइज मॉडल्स बाय डियर सर ऐसे लिख के सर्च कर लेना। मॉडल्स में क्या हो रहा होता है? उसमें भी तो कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत दिखा रहे होते हो, अपना डिटर्मिनेशन दिखा रहे होते हो, अपनी ऑब्लिगेशंस दिखा रहे होते हो, यानी फीलिंग्स दिखा रहे होते हो, जो आप महसूस कर रहे होते हो। वहां कोई एक्शन नहीं हो रहा होता उसके अंदर भी। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। इसीलिए जो मॉडल वर्ब भी हमारी किस में आती है? हमारी ये ऑक्सिलरी में ही आती है, हेल्पिंग वर्ब में ही आती है। मानते हो कि नहीं मानते? समझ में आया कि नहीं? अब कैन, में, शुड, वुड सब कुछ पढ़ा रखा है आपके लिए, मैंने वीडियोस बना रखी है, उसमें पढ़ लेना क्या होती है मॉडल वर्ब। इतना मुझे मोटा मोटा क्लियर हो चुका है अब कि भाई वर्ब क्या होती है? जो काम के करने या होने को बताएं,
उनके टाइप क्या होते हैं, दो तरह के, एक तो हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई हमारी एक्शन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन कौन से आते हैं, एक तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इज एम आर वॉज वर हैज एव हैड, और हमारे क्या डू आ गया हमारा, मॉडल वर्ब आ गए हमारे कैन मे माइट कुड, ये सब आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल्स भी करेंगे, उसको भी अच्छे से समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारी ये एक्शन वर्ब क्या होती है। एक्शन वर्ब तो सारी ही होती है जहां कोई काम हो रहा होता है। अब बताता हूं एक ट्रिक, ध्यान से सुनो, कानों को बिल्कुल खोल लो, आंखों को बिल्कुल खोल लो। एक ट्रिक बताता हूं, कोई शब्द वर्ब है कि नहीं उसकी पहचान सुनो। हिंदी में कैसे करोगे, रटने वाली बात है, शुरुआत में रख लेना, जिंदगी भर मत रटना, पहले कह रहा हूं। शुरू में अगर दिक्कत आ रही है तो सुन लेना। जिस भी शब्द के आखिर में जो भी हमारी वर्ब होगी, जो भी हमारी क्रिया होती है, उसके आखिर में हमेशा ना की आवाज निकलती है। क्या कहा मैंने, आखिर में, खासतौर से मेन वर्ब्स की बात कर रहा हूं मैं भी, कि जिस भी मेन वर्ब के आखिर में ना की आवाज हो वो हमारी वर्ब होगी। ठीक है, यानी ये पहचान है कि अगर भाई किसी को मेन वर्ब बनना होगा, उसके आखिर में ना की आवाज आएगी। कैसे, खाना, पीना, हंसना, बोलना, नहाना, मारना, पढ़ना, पढ़ाना, ये ना जो आवाज है ना, ये हमारी मेन वर्ब्स के सबके आखिर में जरूर होगी। यहां से पकड़ लेना कि वो क्या है, वो हो ना हो एक मेन वर्ब होगी। अगर ना नहीं आ रही ना उसकी आवाज, तो वो वर्ब नहीं, याद रखना पहले। ठीक है, तो वर्ब होने के लिए, मेन वर्ब होने के लिए, एक्शन वर्ब होने के लिए जरूरी है कि उस शब्द के आखिर में ना की आवाज जरूर आए। क्लियर हो गया कि नहीं। तो मेन वर्ब क्लियर हो गई, पहचान तो मैंने तुम्हें बताई दी। अब इसके भी टाइप होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, ये भी बहुत आसान सा है। क्या, दो टाइप होते हैं यार, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इतना मजेदार टॉपिक है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको एक दोस्त की तरह समझाते हुए। भाई दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, ये सिखाता हूं बड़े आराम से। अभी मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हमने वर्ब देखे, वर्ब का काम देखा कि भाई सेंटेंस के अंदर वर्ब की पोजीशन क्या रहती है, टाइप कैसे कैसे होते हैं, ये देखे। हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बन जाते हैं, मेन वर्ब से भी सेंटेंस बन जाते हैं, दोनों को मिलाकर भी सेंटेंस बन जाते हैं। फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से कवर होते हैं। फिर हमने देखा कि मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब में कवर होते हैं। फिर हमने देखा कि भाई मेन वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी हमने पहचान देख ली और उनके टाइप देखे अभी के अभी। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलता हूं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसमें कुछ खासियत है। जैसे कि डू है ना, डू की एक खासियत यह है कि एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। जी हाँ, डू का हिंदी में मतलब निकलता है करना, तो ये मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है। तो याद रखना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि डू का इस्तेमाल और ऐसे ही हैव का इस्तेमाल कोई चीज पीने के सेंस में, खाने के सेंस में या कंज्यूम करने के सेंस में भी हो जाता है। तो याद रखना कि डू और हैव हमारे मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं। एग्जाम्पल में, सेंटेंस में आपको मैं बीच बीच में समझा दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी जो मेन बातें थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अरे कुछ भी नहीं होती, बहुत आसान है। आपको मैंने ये तो बता दिया था कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं, बड़े वाले इंजन होते हैं जिसमें कुछ काम हो रहा होता है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है हमें कि जिन वर्ब्स से, जिन शब्दों से हमें किसी काम का पता चले, किसी भी तरह का काम, ये तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर अच्छे से। ठीक है, तो अब जब वो काम हो रहा होता है, जो वो वर्ब होती है, अगर वो सेंटेंस के अंदर हम इस तरह से रख दें, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी बात में मैं इस तरह से बोल रहा हूं जहां मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूं जो किसी और पे अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने मारा, अबे भाई किसको मारा, मैंने किसको मारा, मारने के लिए मेरे को किसी की जरूरत पड़ेगी ना। अरे एक बात बताओ, तुम शादी होती है, कभी दूल्हा अकेला शादी कर सकता है? नहीं। अरे भाई यही है बस। हाँ, जब हम कोई काम, शादी वाला काम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए एक दूल्हा चाहिए होता है, एक दुल्हन चाहिए होती है, एक लड़का लड़की चाहिए होता है, तभी शादी हो सकती है। ऐसी वर्ब्स को हम कह देते हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी सेंटेंस के अंदर उन वर्ब्स को जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर वो काम करें। क्या, जो काम कर रहे हैं ना, जो काम हो रहा है वो किसी और के ऊपर होना जरूरी है, उसका भी नाम पता चले, उस चीज के बारे में भी पता चले, तब सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। यहां इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लीट मीनिंग। जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलेगा अगर इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल, राधा लव्स, यहां पे पहले तो मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या, जल्दी जल्दी बताओ। राधा मेरा सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है, जो काम कर रहा है, ठीक है, राधा मेरा सब्जेक्ट हो गया। लव्स, लव्स क्या है, लव्स क्या है, जल्दी बता दो। लव मतलब होता है प्यार करना। क्या ये काम है? हाँ जी है। क्या ये एक वर्ब है? हाँ जी है। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? अरे बहुत आसान है भाई, क्या ही है, ये एक मेन वर्ब है। अब राधा प्यार करती है, क्या बात समझ में आ गई? नहीं भाई, किससे प्यार करती है?
भाई अपने कुत्ते से प्यार करती है, आइसक्रीम से प्यार करती है, किससे प्यार करती है कुछ बताओगे तो, कुछ तो बताओगे। यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो लव जो है मेरा, यहां पे लव एक कैसी वर्ब है मेरी, यहां पे लव मेरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, सकर्मक, जो कर्म के साथ हो यानी ऑब्जेक्ट के साथ हो। बहुत सिंपल है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। यहां लिखना पड़ेगा मुझे राधा लव्स आइसक्रीम, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख दो, गधा घोड़ा कुछ भी लिख दो। राधा लव्स हर फादर, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, तभी कंप्लीट पता चलेगा हमें, सेंटेंस का मीनिंग तब निकल के आएगा, वरना तो मीनिंग कुछ है नहीं। नेक्स्ट देख लो ना, आई कॉट। आई क्या मेरा यहां पे सब्जेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं। कॉट का मतलब क्या होता है, ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है कैच की। कैच मतलब पकड़ना। क्या ये एक वर्ब है, हाँ है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब मुझे बताओ क्या पकड़ा, मैंने पकड़ा, क्या पकड़ा, चील पकड़ ली, कबूतर पकड़ लिया, क्या पकड़ा भाई, बॉल पकड़ी। क्या, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बताओगे इस वर्ब से हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो। अब यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं, आई कॉट द बॉल। क्रिकेट के अंदर हम ये तो करते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, द बॉल, आप कुछ भी लगा सकते हो। यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए, तभी हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लता सेंट। लता ने भेज दिया। भाई क्या भेज दिया लता ने, भेजना एक वर्ब थी, हाँ थी। मेन वर्ब थी, हाँ मेन वर्ब है लता, एक काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन लता ने क्या भेजा वो भी तो बताओ। लता सेंड द मैसेज, ये क्या भेजा, गिफ्ट भेज दिया, कोई लेटर भेज दिया, जो भी भेजा भाई बताओ, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि सेंड का मीनिंग क्या था। यहां पे सेंट का मीनिंग ही निकल के तब आएगा जब आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओगे। ये सब क्या है यहां पे, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है। द बॉयज कैरी, बॉयज हैं, कैरी करते हैं, पकड़ते हैं, लेके जाते हैं। क्या कैरी करते हैं, तो यहां भी हमें जरूरत थी। द बॉयज कैरी वाटर, बॉटल्स, कुछ भी सामान आ सकता है, लेकिन यहां आएगा जरूर, ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लव हो गया ना, ये जो कॉट हो गया, सेंट हो गया, कैरी हो गया, ये सारी वर्ब्स कैसी वर्ब्स हैं मेरी, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्या इसकी कोई लिस्ट है, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई खास लिस्ट नहीं है। आपको बस सेंस से समझना पड़ेगा कि आप रटोगे कि एक लिस्ट तैयार की जाएगी, वहां हम रटेंगे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं रटने का। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस है भाई। जहां पे हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आए, वर्ब को देख के वो हमारी हो जाएंगी, हमारी कौन सी वर्ब हो जाएंगी, वो ट्रांजिटिव, क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन मतलब समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, वो कौन सी हो जाएंगी, सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अरे कितने समझदार हो आप, बिल्कुल सही कहा आपने, वो होंगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उन्हें जरूरत नहीं है भाई, वो अकेले काम कर लेते हैं, वो अकेले खुश रह लेते हैं, वो अकेले मीनिंग बता देते हैं। लिखा हुआ भी है मैंने, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, ऐसी भी वर्ब्स होती हैं। कैसे देखते हैं, दे जंप, वो कूद गए, बस ठीक है ना, बात खत्म, वो उछले कूदे, बस बात हो गई। ऐसे द थीफ रन, जो चोर था भाग गया। अब क्या उसको जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट की, नहीं भाई, चोर था भाग गया। अब चाह के भी कितनी कोशिश कर ले इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की, नहीं लगने वाला ना। कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आ गया कि चोर भाग गया, ठीक है। शी सैंग, अब उसने क्या किया, गाना गाया, बात खत्म, मतलब उसने गाया। कोई भी गाने को कहते हैं ना, हाँ भाई उसने गाया, बस इतनी बात हुई थी। A light was shining, अब यहां पे शाइन देख रहे हो, एक वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब है, चमक रही है। लाइट क्या हो रही है, चमक रही है। क्या इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, नहीं जरूरत थी। तो जो वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग बता देती हैं किसी भी सेंटेंस का, किसी भी बात का, वो हमारी कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इतनी सी बात है। अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हैं, सवाल ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ क्यों रहे हैं, ध्यान से सुनो, आंख नाक कान खोल के। भाई हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम वॉइस पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मैंने आपके लिए वो वीडियो बना रखी है, फुल फ्लेज वीडियो, वहां देखना। उसमें ऐसा रूल है कि जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। हाँ, ये रूल है। बनेगी भी कैसे, क्योंकि अगर आपने वॉइस थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। जहां ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, जिन्हें जरूरत ही नहीं है, तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आप देख पा रहे हो कि कितनी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं हम लोग। इसीलिए मैंने कहा था ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट रखना हमें आ गया था नाउन प्रोनाउन से, ऑब्जेक्ट रखना हमें आ गया था, लेकिन वर्ब की कमी थी। अब वर्ब भी आ गया, तो तीनों चीजें मिलकर ही तो एक सेंटेंस बनाती हैं। और अब मैंने आपको ये तीनों चीजें पढ़ा दी हैं।
तो यानी अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, मेरे वो साथी जो पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं, आपने नाउन कर लिया था, प्रोनाउन कर लिया था, ये वर्ब कर ली। इस वर्ब की वीडियो को देखने के बाद आप मेरी टेंस की वीडियो जरूर देख लेना। अब आपको टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपको रीजन सब पता चल गए। तो ये वीडियो देखने के बाद टेंस की वीडियो देख लेना, टेंसेस बाय डियर सर लिख के, उसे अभी करोड़ों लोग देख चुके हैं, आप भी जल्दी से देख लेना। और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से कह दो ना, इंग्लिश सिखा दो, यहीं से आपको इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी बहुत ईजी तरीके से। आइए और चीज देख लेते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो चक्कर मैंने आपको बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं, क्यों पता होना चाहिए और क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इनमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी बन जाती है, इंट्रांजिटिव भी बन जाती है। कैसे बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस लिखा मैंने, बर्ड्स पक्षी फ्लाई। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ाना या फिर उड़ना। तो यहां मैंने जब सेंटेंस को देखा तो मेरा बर्ड क्या था, ये बर्ड्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई मतलब उड़ना है, उड़ाना होता है, तो ये हमारी वर्ब हो गई और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। भाई पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, बात खत्म हो गई, समझ में आ गया पूरा, है ना। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इस हिसाब से ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई कि नहीं बन गई। अग्री करते हो, बिल्कुल अग्री करते हो। आगे देखते हैं। लेकिन अगर इसी फ्लाई को मैं इस तरह से यूज करूं, ही फ्लाइज, वह उड़ाता है, क्या अब आपको ये इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। क्या उड़ाता है भाई, गाड़ी उड़ाता है, वो पतंग उड़ाता है, वो घर उड़ा देता है, वो क्या उड़ा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वर्ब तो हमारी सेम ही थी जो कि एक इंट्रांजिटिव थी। अब ये क्या कैसी बन गई, ट्रांजिटिव बन गई। तो देखा दोस्तों कैसे कमाल हो जाता है। तो आपको अपने कान के, आंख के सारे पर्दे खोल के रखने पड़ेंगे, दिमाग का पूरा ढक्कन खोल के रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। सेंस को देखना है। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, सेंस कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो हमारी इंट्रांजिटिव है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तभी समझ में आएगा कि आगे क्या बात हो रही है, तो हमारा वो ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया कि नहीं। इसी तरह से दो वर्ब्स ऐसी हैं जो हमेशा ही आपकी कैसी रहेंगी, वो हमेशा ही आपकी इंट्रांजिटिव रहेंगी। कौन सी हैं, एक तो है आपकी अराइव, पहुंचना कहीं पे। इसको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑब्जेक्ट के साथ हो, क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता। इसी तरह से एक हो गई हमारी डाई। डाई मतलब भी होता है मरना, वह मर गया, ही डाइड, बात खत्म हो गई ना। अब आगे क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लग सकता। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। क्यों पढ़ते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं कुछ और बातें मेन वर्ब से रिलेटेड। दोस्तों अब हम सम अप करेंगे, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है बहुत आसान तरीके से। हमने ये देखा था कि भाई वर्ब क्या होती है। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, और यहीं से हमने फिर निकाल लिए थे इसके टाइप। करने वालों को हमने क्या कहा था, बड़े इंजन है। क्या होते हैं, बड़े इंजन, और उनको हमने नाम दे दिया था मेन वर्ब्स का। जो छोटे इंजन थे उनको हमने क्या कहा था, होने का पता लगाते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गए थे हमारे, जिसमें हमने डू देखा था, बी देखा था, हैव देखा था, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम अ डॉक्टर, मैं हूं एक डॉक्टर। यू आर सैड, तुम कैसे हो, उदास हो। शी इज हैप्पी, तो ये इज एम आर जो मेन थे, वॉज वर हैज है, पास होने के सेंस में। आई हैव अ पेन, तो ये पास होने के सेंस में, या कैसे आप हो, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स देखी थी, जिसमें मॉडल वर्ब शामिल थी और हेल्पिंग वर्ब शामिल थी। क्लियर हो गया। लेकिन जब काम पूरा मेन एक्शन हो रहा होता है, उसको दिखाने के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखी थी मेन वर्ब्स। फिर हमने मेन वर्ब्स को भी कैटेगराइज किया था। कैसे कैटेगराइज किया था, हमने उसमें देखा था ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव को अभी हमने खत्म किया, जिसमें भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जिस वर्ब के साथ, तभी कंप्लीट मीनिंग निकलता है, वो ट्रांजिटिव था। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है पूरा सेंटेंस वर्ब से ही, उसको हमने क्या कहा था, वो हमारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इतना तो अब तक हमने पढ़ा है ना, ऐसे हमने सम अप किया है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। अब देखो भाई, जहां भी हमारी ये वर्ब होती है ना, जहां भी क्रिया हो रही होती है, वो किसी खास समय में हो रही होती है। कहां हो रही होती है, किसी खास समय में हो रही होती है। तो उस समय कौन सा है ये बताना भी जरूरी होता है। इसके लिए हमें टेंसेस के रूल्स की जरूरत थी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप जल्दी से टेंस की वीडियो देख लेना, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो हमारी जितनी भी वर्ब्स थी, हमने उन्हें एक बार और कैटेगराइज किया एडवांस मैनर में। जो हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, जो हमने कैटेगराइज किया चीजों को, उनको हमने क्लासिफाई किया था, वो प्राइमरी लेवल का था। अब हम बड़े हो गए, हम अब एडवांस लेवल की बातें करेंगे। इसमें क्या है भाई, जितनी भी वर्ब्स थी ना, टोटल जितने भी काम हो रहे थे या जो भी होने का बता रही थी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उन्हें हमने एक ऐसी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है जो बहुत ही मजेदार है। कैसे मजेदार है जरा देखते हैं। मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब्स। क्या है ये फाइनाइट वर्ब्स, आपने सुना होगा कभी। अरे कुछ नहीं है ये, जिन वर्ब्स के साथ, क्या कहा मैंने, जिन वर्ब्स के साथ हमें टाइम बताना पड़ता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मतलब भाई जिसमें टेंस के रूल लगते हैं। हो ये बात बहुत बढ़िया है। जिन वर्ब्स के अंदर टेंस के रूल लगते हैं
वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब शामिल होती है कि नहीं होती? हेल्पिंग वर्ब भी इसमें शामिल होती है। एग्जांपल देखेंगे अभी। अच्छा, जितनी भी वर्ब्स हैं, जितनी भी हमारे काम हो रहे होते हैं, जितनी भी हमारी वर्ब्स होती है, चाहे वो मेन वर्ब्स हो, एक्शन वर्ब्स हो या हेल्पिंग वर्ब्स हो, अगर उनमें टेंसेस के रूल लगते हैं, टेंस की वजह से या जो पर्सन है उसकी वजह से वो चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती हैं। तो उसके वो वाली वर्ब्स हमारी कौन सी कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स। क्या? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो ना, मतलब देखो, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, लिमिटेड, यानी ये लिमिट हो जाती है, यानी इनकी एक लिमिट है कि अगर टेंस का रूल पास्ट का होगा तो ये पास्ट की बन जाएंगी, अगर फ्यूचर का होगा फ्यूचर की बन जाएंगी। ऐसे अगर ये हेल्पिंग वर्ब में आ रही हैं तो पर्सन को देखेंगी, सिंगुलर होंगी तो सिंगुलर वाली लगेंगी, प्लूरल होगी प्लूरल वाली लगेंगी। तो कुल मिला के जितनी भी वर्ब्स हैं जिसमें टेंस का रूल लगता है, नंबर का रूल लगता है कि भाई कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो सारी इसमें कवर हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट बताता हूं, अब मैं अपना आपको पढ़ा देता हूं, ये तो किताबी ज्ञान हो गया। अब मेरी सुनो, दुनिया की जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी ही सारी फाइनाइट वर्ब्स ही हैं। हाँ, सारी वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स हैं, सारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो फिर ये दूसरा टाइप क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? ये क्या होती हैं? ये कुछ नहीं होती है, इसमें से ही निकल के आई हैं। क्या करा है हमने? इसी में से निकाल लिया इनको। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अंगूर देखे आपने, अंगूर पेड़ पे लगते हैं, बेल होती है अंगूर की, लेकिन अंगूर को जब हम सुखा देते तो उससे किशमिश बना लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? क्या किशमिश अलग से कहीं से पैदा होकर आ गई? नहीं भाई नहीं, अंगूर से ही है। ये रहे आपके अंगूर और ये रही आपकी किशमिश। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कुछ नहीं है, फाइनाइट वर्ब से ही निकल के आई हैं। अच्छा, ये है क्या? अब ये बताओ, पहले ये क्लियर कर लें। बिल्कुल, फाइनाइट वर्ब्स सारी वर्ब्स जिसमें टेंस के रूल लग रहे होते हैं, पर्सन के रूल लग रहे होते हैं, ये सारे ही होते हैं। ऐसी कौन सी फाइनाइट वर्ब है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है आप मुझे बताओ जिसमें टेंस का रूल नहीं लग रहा होता, या फिर जिसके अंदर नंबर या पर्सन नहीं देखा जा रहा होता? सब में देखा जा रहा होता ना। हाँ, देखते एग्जाम्पल फिर भी। He spoke to me। अब इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या था? ही था। स्पोक का मतलब क्या होता है? स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई। क्यों हो गई सेकंड फॉर्म? क्योंकि पास्ट की बात थी, यहां इसने अपने रंग बदल लिए। क्या कर लिए? रंग बदल लिए, सेकंड फॉर्म लगा दी। तो इसलिए हमारी स्पीक यहां पे क्या है? ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इसी तरह अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड, जो एक लड़का होता है उसका बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? इज आया, इज हिज मदर। या आर क्यों नहीं आया, इज क्यों आया? क्योंकि लड़के, ए बॉय, इससे इसको हमने क्या कहते हैं देखा था, इसको देखते हुए हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन को देखा, यहाँ सिंगुलर था, इज आ गया, प्लूरल होता आर हो जाता, आई होता एम होता, यानी इज मेरी क्या है? इज मेरी क्या है? इज मेरी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यहां पे स्पीक हो सकता था, स्पोक क्यों हो गया? सेकंड फॉर्म आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए स्पीक क्या है मेरी? स्पीक क्या है? स्पीक मेरी फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, मेरी बात याद रखो, मैंने आपसे कहा है कि जितनी भी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या आपकी मेन वर्ब, वो सब फाइनाइट ही हैं, उसमें से निकल के आई है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये याद रखना। मैंने ये मिटा दिया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रॉब्ड द बैंक, उन्होंने बैंक को लूटा, रॉबरी करी। अब यहां सेकंड फॉर्म क्यों आई? इसने भी रंग बदल लिया टेंस की वजह से, तो रॉब भी क्या है? मेरी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ऐसे शी इज माई सिस्टर। अब ये आप बताओ मुझे, यहां इज क्यों आया? क्या ये इज मेरा फाइनाइट वर्ब है कि नहीं? कॉमेंट करके बताओ। We are laughing, या आर क्यों आया? इसने पर्सन को देखा, प्लूरल था इसलिए आर आ गया, तो आर भी मेरी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये तो कहानी खत्म होती है फाइनाइट वर्ब की, जो कि बड़ी आसान थी। मैंने आपसे कहा जितनी भी वर्ब्स हैं वो फाइनाइट वर्ब ही हैं। नॉन फाइनाइट क्या है फिर? नॉन फाइनाइट इन्हीं में से निकल के आई हैं। कैसे निकल के आई हैं बता देता हूं। आपको पता ही होगा कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ फॉर्म्स होती हैं, वो मैं बता देता हूं। देखो, जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब होती है ना, जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब होती है, जहां कोई काम हो रहा होता है, हंसने का, खाना, पीना, बोलना, नहाना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, याद करना, खेलना, खिलाना, तो दोस्तों जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, अगर मैं कहूं कि हमारे बड़े वाले इंजन होते हैं, मेन वर्ब्स हमारे बड़े बड़े इंजन होते हैं ना, अब इन इंजन्स के साथ क्या किया गया? इनके साइज को ना अलग अलग डिजाइन का बनाया गया। मेनली 3 तरह के डिजाइन बनाए गए। कैसे कैसे? जिसे कहा गया एक फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म और तीसरा थर्ड फॉर्म। इस तरह के 3 डिजाइन बना गए हमारे इन इंजन्स के। कौन से वाले के? जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स थी उनके 3 डिजाइन बनाए गए। क्यों बनाए गए डिजाइन मैं बता देता हूं। ये 3 फॉर्म्स इसलिए बनाई गई ताकि हम जब टेंसेस की बात करें, जब टेंसेस की पहचान करें कि भाई कोई भी जो काम चल रहा है ना, जो भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, वो कितना हुआ है, इस सवाल का जवाब जब टेंस के रूल में जाके हम देखेंगे, टेंसेस के रूल बनाए गए, वहां हमें इन फॉर्म
से हेल्प मिली, पहचान मिली कि भाई पहला डिजाइन है तो प्रेजेंट टेंस का है, अगर दूसरा डिजाइन है पास्ट टेंस का है, अगर तीसरी फॉर्म है, तीसरा डिजाइन है तो ये किसी और चीज का है, परफेक्ट टेंस का है। वो मैं यहां भी आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अलग से वीडियो बना रखी है, बहुत जबरदस्त वीडियो, अब देखोगे तो अब तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो क्या कहा मैंने आपसे कहा कि जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स थी ना उनकी 3 फॉर्म बनाई गई, हमारे उस इंजन को, बड़े इंजन को 3 डिजाइन का बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि पहचान की जा सके कि वो वर्ब कौन सा जो समय है उसमें वो चल रही है, कौन से समय में काम हो रहा है, वो कितना हुआ है, इस वजह से ये रीजन था। तो 3 फॉर्म बनाई गई। किससे बनाई गई भाई? इन्हीं से, फाइनाइट वर्ब्स में से ही निकाली है। ये किस में से निकाली है? फाइनाइट वर्ब्स में से ही निकाली, कोई नया काम नहीं हुआ है। मेन वर्ब्स देखो, फाइनाइट वर्ब्स में कौन कौन सी आ रही थी? हेल्पिंग वर्ब भी शामिल थी हमारी और हमारी मेन वर्ब्स भी शामिल थी। फाइनाइट वर्ब में दोनों है ना। अगर मैं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब तो क्या गलत है? नहीं, सही बात है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और मेन वर्ब्स भी हैं। फाइनाइट वर्ब्स में तो सभी हैं, लेकिन हमने क्या करा? सिर्फ मेन वर्ब्स को निकाला। क्या करा? सिर्फ जो मेन वर्ब्स थी, एक्शन वर्ब्स थी, उनको निकाला, उनकी फॉर्म का इस्तेमाल किया। क्या किया? उनके 3 फॉर्म में हमने डिवाइड किया, 3 फॉर्म बनाई, उनका इस्तेमाल किया डिफरेंट तरीके से। कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ लगा दिया, कभी सेकंड फॉर्म के साथ कुछ लगा दिया, कभी थर्ड फॉर्म के साथ कुछ लगा दिया। क्यों किया हमने ये क्यों किया? टेंसेस के लिए बनाई थी भाई हमने तो ये जो हमने ये रेसिपी बनाई थी, ये तो हमारी टेंसेस के लिए थी, ताकि वक्त की पहचान की जा सके। फिर हमने इसको अलग से बना के इसका अलग से इस्तेमाल क्यों किया? अरे कर लिया, बस ऐसे ही कर लिया। तो वही कर लिया। हमने सोचा कि जब हमने 3 फॉर्म बनाई ही है, मेहनत की ही है, डिजाइन 3 नए बनाए ही हैं, टेंस के लिए बनाए थे कि भाई कौन सी पहचान की जा सके, कौन सा टेंस कौन से वक्त में काम हो रहा है। तो हमने सोचा कि इसका और भी फायदा उठा लिया जाए, आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, तो हमने उनसे क्या करा? इन 3 फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन 3 फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हमने रूल बनाए यहां पे। किसके? इन्फिनेटिव के, जेरेंड के और पार्टिसिपल के। इनके इस्तेमाल क्या है? इनके भी बहुत मजेदार इस्तेमाल है, अभी आपको बहुत शॉर्ट में बहुत आराम से बता दूंगा। अभी एक और सवाल है, सर ये जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस में इस्तेमाल होती हैं, वो लर्न कैसे करें, याद कैसे करें? हमें बड़ी दिक्कत आती है। उसका भी समाधान आपके लिए निकाल रखा है। YouTube पे सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां पे आप लिखना वर्ब बाय डियर सर। उसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप बहुत आसानी से ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। तो आपकी ये समस्या भी खत्म हो गई। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या जुगाड़ लगा रखा है हमने। अरे मास्टर जी कहां गए? अरे यहीं पर हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पूरा कॉन्सेप्ट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो फाइनाइट वर्ब से ही निकल के आए हैं। मेन वर्ब की जो हमारी 3 फॉर्म्स होते हैं, मैंने आपको सिर्फ 3 फॉर्म्स बताई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिसका इस्तेमाल टेंसेस में किया जाता है, टेंसेस के वक्त को दिखाने के लिए और उसके काम को दिखाने के लिए, है ना। उसी में से हमने क्या निकाल लिए हैं? जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो टॉपिक्स है ना, जिसको हमने कह दिया इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड, ये सब उसी से निकल के आए। कैसे निकल के आए बताता हूं आपको। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजें याद रख लेना कि भाई कोई भी वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है जिसमें काम चल रहा होता है, उसकी 3 फॉर्म होती हैं। एक फर्स्ट फॉर्म जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, कुछ होता ही नहीं उसके अंदर, जैसे स्पीक मतलब बोलना, तो स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। गो मतलब जाना, तो वो फर्स्ट फॉर्म हो गई। वॉक, इस तरह से जो भी पहली फॉर्म होती है वो डिफॉल्ट फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है, उसमें खासतौर से ईडी लग जाता है ज्यादातर, तो ये हमारी एक दूसरी फॉर्म हो गई। और थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म में भी मेनली सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, कुछ होती है जो चेंज हो जाती है। उसके लिए मैंने आपको वीडियो बता रखी है कि मैंने बना रखी है आपके लिए वर्ब की फॉर्म्स याद करने के लिए, वो देख लेना, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म होती है ना, इन्हीं 3 फॉर्म से आपकी ये इन्फिनेटिव और जीरेंड और पार्टिसिपल निकल के आए। कैसे निकल के आए आइए देखिए। मैंने आपके सामने अभी क्या लिखा हुआ है, 3 फॉर्म्स लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है ना। अब देखना, इसी में से कॉन्सेप्ट निकाला इन लोगों ने, जो ग्रामर बनाई गई है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी बिल्कुल डिफॉल्ट फॉर्म होती है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता। मतलब बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक, तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्लियर हो गया। अब उसके साथ क्या किया? उसके साथ ना टू लगा दिया। क्या लगा दिया? टू लगा दिया। उससे पहले किसके? जो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स है ना, एक्शन वर्ब्स हैं, उनसे पहले एक टू लगा दिया। जैसे कि अगर मुझे बोलना था स्पीक, तो स्पीक से पहले टू लग गया, तो क्या बन गया? टू स्पीक बन गया। क्या बन गया? टू स्पीक। ऐसे ही टू वॉक, ऐसे ही टू गो, ऐसे ही टू लर्न, सबके साथ टू लगा दिए बस शुरू में। और अब क्या कहा गया? अब क्या कहा गया? अब कह दिया गया कि ये क्या बन गए? ये बन गए हमारे इन्फिनेटिव। क्या बन गए? इन्फिनेटिव। इनको नाम दे दिया गया इन्फिनेटिव का। किस चीज का नाम दे दिया गया? इन्फिनेटिव का। क्या मैं इसको रब कर सकता हूं?
इसको नाम दे दिया गया इन्फिनेटिव का, ये तो आप समझ ही गए, टू लग जाएगा। तो यहां इनको नाम दिया गया, ये करने के बाद इसको नाम दिया गया इन्फिनेटिव। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स थे वो डिपेंड करते थे कि भाई टाइम कौन सा था, टाइम के अकॉर्डिंग वो बदल जाते थे, नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाते थे कि सिंगुलर है प्लूरल है बदल जाते थे। लेकिन जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो नहीं बदलते, उन पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका नाम ही नॉन फाइनाइट है। जो फाइनाइट नहीं है, जो सीमित नहीं है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कौन से टाइम में इस्तेमाल हो रहा है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए जब हमने टू लगाया फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग एक वर्ब निकला। क्या निकला? एक वर्ब। हमने कहा कि भाई ये भी एक वर्ब काउंट होगी, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं होगी। ये क्या नहीं होगी? मेन वर्ब नहीं होगी सेंटेंस के अंदर। फिर क्या होगी देखते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, इसमें कितनी वर्ब है? देखा जाए तो दो वर्ब है, एक ये वॉन्ट हो गई और एक ये स्टडी हो गई। रेड पेन की इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ा सा। देखो, एक वॉन्ट हो गई और एक स्टडी हो गई। दो वर्ब थी, वॉन्ट मतलब चाहना, स्टडी मतलब पढ़ना। लेकिन ध्यान से देखो, स्टडी से पहले ना ये टू लगा दिया हमने। क्या करा? एक टू लगा दिया। और मैंने क्या कहा, जब भी टू लग गया तो क्या बन गया? वो बन गया इन्फिनेटिव। क्या बन गया? इन्फिनेटिव। और मैंने कहा ये भी एक वर्ब होगी, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं होगी। मेन वर्ब हमारी कौन सी रहेगी? वॉन्ट ही रहेगी। तो मेरा ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हमारी मेन वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसका इस्तेमाल क्या हुआ? इसका इस्तेमाल कुछ नहीं है। ये सेंटेंस में तब आएगी जब हमें कोई भी वर्ब इस्तेमाल करनी है लेकिन मेन नहीं बनाना उसको। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? मैं पढ़ना चाहता हूं, तो पढ़ने की इंग्लिश टू स्टडी आई, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हुआ। पढ़ना एक काम था, काम के लिए मैं सिर्फ स्टडी भी तो लगा सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि ऑलरेडी एक मेन वर्ब थी। तो मेन वर्ब ऑलरेडी जब सेंटेंस में एक होती है तो हम साथ में दो मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल कर सकते बिना टू के। तो इसी कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया गया इन्फिनेटिव का। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब दो इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब आप दूसरी इस्तेमाल करोगे तब आपको उससे पहले टू लगाना पड़ेगा, जिसे कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया इन्फिनेटिव। ऐसे शी वांट्स, मेन वर्ब आ गई, टू गो। अब जाना की इंग्लिश भी बनानी थी मुझे, मेरे साथ दिक्कत आई। मैंने क्या करा? वही कॉन्सेप्ट उठाया, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के खत्म कर दिया ना। ये रहा टू गो। टू गो मतलब हो गया जाना। नेक्स्ट देखो, टू अर इज ह्यूमन, कि भाई गलती करना। अभी सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में भी आ गया टू अर इज ह्यूमन। अब यहां क्या ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ? नहीं, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था इन्फिनेटिव का, या तो ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है या नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, ये कॉन्सेप्ट का नाम लग दिया। यहाँ पे ऐसा माना जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, गलती करना ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, जिसे वो नाम दिया गया किस चीज का? इन्फिनेटिव का। बताओ इसमें कोई गड़बड़ है? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे पूरे एक पैराग्राफ की, जिसमें हम इन्फिनेटिव, जीरोंड, पार्टिसिपल सबको पहचानेंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट था? थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना दोस्तों, उसको हमने क्या कहा? हमने कहा भाई वो क्या बन जाएगा? पार्टिसिपल बन जाएगा। कौन सा पार्टिसिपल बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यानी थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक वर्ब या फिर एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। वर्ब नॉर्मल काम है, या फिर एडजेक्टिव मतलब खासियत बता रहा होगा। देख लेते हैं। ब्रोकन विंडो, ब्रोकन का मतलब भी क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ विंडो, टूटी हुई खिड़की। तो यहां इसने कैसे इस्तेमाल किया? एक एडजेक्टिव की तरह बन गया कि नहीं बन गया? खासियत बताया, भाई विंडो कैसी है? टूटी हुई। पेंटेड डोर, डोर कैसा है? पेंटेड, उस पे पेंट हुआ है, तो एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही डिस्ट्रॉयड ब्रिज, टूटा हुआ, नष्ट हुआ ब्रिज। तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट होना, और डिस्ट्रॉयड क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गई। तो देख रहे हो आप कि यहां पे इस्तेमाल कैसे हो रहा है? वर्ब या एडजेक्टिव की तरह। खास तौर से एडजेक्टिव की तरह हमने देखा कि इस्तेमाल हो रहा है कब? जब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। और इसका नाम क्या दिया गया? पार्टिसिपल। क्या नाम दिया गया? पार्टिसिपल। और इसे मैंने पास्ट क्यों कहा? क्योंकि पार्टिसिपल दो तरह के बनाए गए, एक तो ये वाला बना लिया, एक और बनाया गया। उसमें क्या किया गया? उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई गई। क्या करा? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई गई। जैसे कि द राइजिंग सन। अब राइज मतलब उठना या उगता हुआ। अब ये उगता हुआ, सन कैसा है मेरा? उगता हुआ है, एक खासियत बताई गई। ये क्या है? ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल इसका नाम दिया गया। एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। द लाफिंग चिल्ड्रन, हंसते हुए बच्चे। अब हंसना एक वर्ब थी, इसके साथ आईएनजी लगाया गया और कहा गया कि अब इसे एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करो। ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कैसे हैं? डिजर्विंग है, डिजर्व मतलब होता है भाई डिजर्व करना, ठीक है, और डिजर्विंग आईएनजी लगा दिया गया। तो ये पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया? यहां से। तो ये क्या बने? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गए।
तो देख रहे हो अभी दो चीजें हमने निकाली वर्ब की फॉर्म से। एक तो हमने फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया, और उसका सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे किया, जब हमें दो वर्ब की जरूरत पड़ी, सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ब थी, तो दूसरी वर्ब को दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया, या फिर नाउन की तरह भी हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। हमने पार्टिसिपल का कैसे इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पकड़ा, और हमें पता ही थर्ड फॉर्म का मतलब होता है काम पूरा हो चुका, ब्रोकन, पेंटेड, मतलब हुए हुए ये पूरी चीजें, इसको हमने एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, जब हमने देखा कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब आईएनजी लगाएंगे तो वो भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यहां हमने देखा भी लाफिंग, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, इसमें भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल, वो खासियत दिखाई गई। एडजेक्टिव का पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, डोंट वरी। एक और हमने कॉन्सेप्ट निकाला, वो कॉन्सेप्ट था जीरंड का, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह था। किसी तरह था, इसी तरह, बस जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इतना सा फर्क था कि जीरंड में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगनी थी, लेकिन जीरंड मेनली इस्तेमाल होता है नाउन की तरह, नाउन या वर्ब की तरह, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है वर्ब या एडजेक्टिव की तरह। क्लियर हो गया? एग्जांपल देखते हैं। स्विमिंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, उसके साथ क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे यहां पे ये वर्ब नहीं है, स्विमिंग इज गुड, स्विमिंग एक चीज का नाम है भाई, स्विमिंग एक अच्छी चीज है, यानी यहां पे क्या है, एक नाउन है। देख रहे हो किस तरह से वर्ब को, हमारी वर्ब की फॉर्म को यहां नाउन बना दिया गया, वर्ब को नाउन बना दिया गया। कैसे? मजेदार तरीके से। ऐसे आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, अब यहां बताओ क्या ये नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, ये वर्ब, लेकिन ये लाइक आ गया था। पहले से ही एक और वर्ब रखी हुई थी। मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में कभी दो वर्ब ऐसे नहीं आ सकती, उसके लिए आपने टू लगाना पड़ता है, या तो टू लगा के लगा दो इन्फिनेटिव, या फिर आईएनजी लगा के उसको जेरेंड बना दो। क्या बना दो? जेरेंड बना दो। लेकिन खाली नहीं आ सकता, आई लाइक वॉच टेलीविजन ऐसे नहीं हो सकता दोस्तों। तो देखा, तो जीरंड का इस्तेमाल आपने यहां कर लिया, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। तो आईएनजी वाले दो तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाए एडजेक्टिव की या वर्ब की तरह, या फिर वो जेरेंड बन जाए नाउन या फिर वर्ब की तरह। थर्ड फॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह मेनली इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है कि भाई ये काम हुआ है, ब्रोकन विंडो, खासियत दिखा दी, यहां काम नहीं हो रहा कोई वैसा। ठीक है, आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करा, टू लगा के उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो हमने सेंटेंस के अंदर जब दो वर्ब की जरूरत पड़ी, बहुत जगह ऐसा होता है टू वर्क, आप देखोगे टू गो, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, वो सारे इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। दोस्तों देखो कि कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने आपको कुछ नहीं रटाया, मैं चाहता, बहुत आसान तरीका था मेरे लिए कि मैं आपके सामने इन्फिनेटिव लिखता, उनकी डेफिनेशन लिखता, सबकी और कर जाता काम। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अब सुनो मजे की बात, कुछ और इनसे रिलेटेड। भाई ये जो हमारा इन्फिनेटिव होता है ना, मेनली दिखाता है पर्पस को, किसको दिखाता है, मकसद को। जैसे जिसको देखो, आई वांट टू स्टडी, क्या करना चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, स्टडी करना। इसी तरह शी वांट्स टू गो, क्या करना चाहती है, वो जाना चाहती है। टू अर्न इज ह्यूमन, यहां पर तो नहीं रखा है, सेकंड फॉर्म जब दो वर्ब होती है, सेकंड वर्ब होती है, तब वहां पे पर्पस को दिखा रहा होता है। जो ये मेनली हमारा, जो हमारे ये जेरेंड है, जेरेंड हमेशा आपको मेनली नाउन को दिखा रहा होगा। और जो ये थर्ड फॉर्म वाला होता है हमारा, जो भी ये थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये थर्ड फॉर्म वाले जो हमारे पास पार्टिसिपल होते हैं, मेनली एडजेक्टिव को दिखा रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? आइए अब एक पैराग्राफ लेंगे, वहां हम देखेंगे कि जेरेंड कहां आ रहा है, पार्टिसिपल कहां आ रहा है, कौन सा क्या इस्तेमाल हो रहा है, पूरी वर्ब का जितना भी हमने आज पढ़ा है ना, कंक्लूजन निकालेंगे। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर करा दी हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरे सभी साथियों पे कि अब उन्हें वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बार बार कह रहा हूं कि टेंसेस नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो देख लेना जाके, टेंसेस बाय डियर सर, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। अब आपको टेंसेस इतने पक्के हो जाएंगे ना, जिसको डर लगता था ना इंग्लिश से, भाई इंग्लिश बहुत डर लग रहा है, ग्रामर से डर लग रहा है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपेटिटिव की फेल हो जाएंगे, भाई सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार बस देख लो, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको इन्फिनेटिव और जेरेंड और पार्टिसिपल पढ़ा तो दिए हैं, अब थोड़ा सा इनको मैंने फॉर्मलाइज मैनर पे लिख दिया कि भाई इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है, टू लगा होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और मेनली इसका इस्तेमाल पर्पस को दिखाने के लिए किया जा रहा होगा सेंटेंस के अंदर। जेरेंड में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा लगी हुई मिलेगी और मेनली इसका इस्तेमाल नाउन या फिर वर्ब के तौर पे हो रहा होगा। एग्जांपल भी हमने देखे थे। पार्टिसिपल में क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में भी पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पार्टिसिपल। अब इन तीन का ही इस्तेमाल करते हुए कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, साथ ही साथ वो जो इंजन वाली बात हमने बहुत पहले शुरू की थी ना, वो भी देखेंगे कि कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लग के एक गाड़ी चलती है। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, कमल वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग। कमल यहां पे क्या है मेरा, जल्दी बता दो, सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब ढूंढते हैं,
वॉज आ गई। क्या आ गई? वॉज आ गई। क्या ये मेरी एक वर्ब है? क्या ये मेरा एक छोटा इंजन लगा हुआ है? हाँ है। कमल कैसा था भाई? हालत को बताने के लिए। कमल वॉज रियली बैड, कमल बैड था यानी बुरा था। और क्या थी वर्ब की डेफिनेशन? जरा बताना, मैं भूल सा गया हूं, मेरी याददाश्त आजकल जरा खराब हो रही है, उम्र हो रही है ना। जरा बताओ क्या थी डेफिनेशन वर्ब की? वर्ब की डेफिनेशन यही तो थी, किसी काम के करने या होने का पता हो। यहां ये हालत का ही तो बता रहा है कि कैसी हालत है, स्टेट ऑफ बीइंग। कमल बैड था भाई, कैसा था? बैड था, बुरा था। कमल बुरा था, इसलिए मेरी ये वॉज क्या हुई? एक वर्ब हो गई। हो गई कि नहीं? अच्छा अब जल्दी से बता दो, आप बड़े हो गए हो, वर्ब का टाइप कौन सा? जल्दी बता दो। बिल्कुल सही जवाब, हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी कौन सी वाली? बी वाली। हाँ बिल्कुल सही बात, पास्ट की बात हो रही थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और कोई वर्ब है इसमें? रियली बैड एट गार्डनिंग। गार्डनिंग मतलब होता है गार्डनिंग करना। क्या? गार्डनिंग करना यानी रख रखाव करना, गार्डन को बना रखना, इसको काम को बोलते हैं। क्या ये गार्डनिंग यहां पे कोई मेरी वर्ब है क्या? वर्ब है ना, वर्ब तो है। टाइप कौन सा है? आ जाओ नॉन फाइनाइट्स पे। कब लगता है आईएनजी? कब लगा देते हैं आईएनजी? कौन सी फॉर्म में लगा देते हैं? क्या बोलते हैं उसको? बता दो जल्दी से। इसको बोलते हैं, याद आ रहा है, जीरंड। क्या बोलते थे हम लोग? जीरंड नहीं बोलते थे, भूल गए क्या? याद है? अच्छे से याद है। अच्छा जी, जीरंड होता था जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लेते थे और ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो हो सकता था, लेकिन तब ये एडजेक्टिव की तरह मेन इस्तेमाल होता। यहां पे एडजेक्टिव की तरह नहीं था, नॉर्मल एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा था। क्या है? मेरा एक जीरंड है। क्लियर है? तो दोस्तों देखा हमने कि भाई गार्डनिंग को हमने क्या मान लिया कि भाई ये या तो एक नाउन या वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये हो ना हो, या फिर क्या है? एक जेरेंड है। नेक्स्ट है हमारा स्टडिंग इज वन ऑफ रॉन्स फेवरेट थिंग्स टू डू। अब इसमें स्टडिंग आ गया। स्टडी वर्ड का मतलब क्या होता है? काम होता है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। जल्दी से बता दो ये मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है कि नहीं? है। और फिर क्या होगा इसके साथ? इसके साथ क्या होगा? इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, आईएनजी लगा हुआ है। मुझे समझ में आ गया ये क्या है? ये भी मेरा एक जेरेंड है। ठीक है, अब इज लगा हुआ है। क्या इज एक वर्ब है? हाँ स्टडी है। क्या? वन ऑफ, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। फिर वही वर्ब की डेफिनेशन याद आ रही है? बिल्कुल। तो इज भी मेरी एक वर्ब हो गई। देख रहे हो कि वर्ब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल हो सकती हैं, तरह तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं। छोटा इंजन लगाया, सपोर्टिव इंजन लगा लिया, मेन इंजन लगा दिया, जितनी भी आपको अपने सेंटेंस में जान डालनी थी, उसमें ताकत डालनी थी, आपने झोंक दी। आगे बढ़ते, वन ऑफ रॉन्स फेवरेट थिंग्स टू डू। टू डू का मतलब टू लग के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है। मैंने आपसे कहा था कि डू मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। ऐसा कब होता था? इन्फिनेटिव में होता था ना, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पर्पस को दिखाता था। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला भाई? जो स्टडिंग है, पढ़ाई है, रॉन का सबसे फेवरेट चीज है करने को या करने के लिए। ये इसकी आवाज निकली क्योंकि पर्पस को दिखा रहा है, करने के लिए, जाने के लिए, इस तरह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विनोद। सब्जेक्ट हो गया मेरा। जस्ट वॉन्टेड, फिर कुछ आया। वांट मतलब क्या होता है? चाहना। लेकिन यहां पर कौन सी फॉर्म लगी? सेकंड फॉर्म लगी, जस्ट वांटेड। यानी इसमें कोई टेंस का रूल लग रहा होगा। लेकिन क्या ये वर्ब है? पहचान गए ना? वर्ब को तो पहचान गए, बिल्कुल पहचान गए। टू गो, इसमें भी इन्फिनेटिव वाला आपका रूल लग गया। टू है, मेन वर्ब है, टू गो अब्रॉड। विनोद क्या करना चाहता था? अब्रॉड जाना चाहता था। इसमें भी टू गो मेरा क्या है? एक इन्फिनेटिव है। मानते हो कि नहीं मानते? क्या ये एक वर्ब है? मैं आपसे कह रहा था कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम कब करते? तब करते सेंटेंस में जब एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो, और हमारी मेन वर्ब ऑलरेडी हमें पता, वांटेड मेन वर्ब थी, जाने की इंग्लिश बनानी थी, तो खाली गो नहीं आ सकता था, टू आना ही था, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट है आई हैव। आई सब्जेक्ट था, हैव आ गया मेरा। हैव क्या है? जल्दी बताओ। मेरे पास है। आई अच्छा, ये सेंटेंस दूसरा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, आई हैव जस्ट सीन। इतना तो पता है कि हैव वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, वो देखते हैं। आई हैव जस्ट सीन। अब अगर आपने टेंस के रूल पढ़ रखे हैं, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदाज में वीडियो देख लिए तो हो गया तुम्हारा काम, जो मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस है। आई हैव जस्ट सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन हो जाती है। तो यहां एक मेन वर्ब आई, यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब आई। अ ड्रंक मैन। ड्रंक का मतलब क्या होता है? ड्रंक का मतलब होता है जिसने पी हुई होती है, ऑलरेडी वो ड्रंक है। यानी खासियत बताई जा रही है, वो आदमी कैसा है भाई? कैसा है? शराब पिया हुआ है, उसने ड्रिंक की हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रंक। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ मेन वर्ब की। कब होता है ऐसा इस्तेमाल? देखो, पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रही है। आ गए यहाँ पे ड्रंक क्या है? यहाँ पे एक पार्टिसिपल है। ठीक, देखा वर्ब का इस्तेमाल कैसे हुआ। नेक्स्ट है इट लुक्स लाइक। इट लुक्स
अब लुक का मतलब क्या होता है? देखना, कि भाई दिखाई पड़ना किसी चीज का। मेन वर्ब है, बिल्कुल है। लाइक यू वांट टू विन, अब यहां भी टू विन हो गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं, मेरे दोस्त बहुत समझदार हो गए कि ये इन्फिनेटिव है। बाकी के 3 आपको दिए मैंने होमवर्क में, चाहिए आप भी याद रखेंगे। कोई दिक्कत आए, जरा सी भी दिक्कत आए, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी है, वहां जाके आप खुद मुझसे पर्सनल में भी डाउट पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। डियर सर ऑफिशियल को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, हमारे डियर सर चैनल को फॉलो कर ले। और अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ब का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी करवा रहा हूं। आज ये तीसरा हुक्रक्स ढूंढ लिया है हमने और उसको नष्ट कर दिया है। वर्ब का टॉपिक खत्म हो गया, अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपको दिख ही गया होगा, इतना सब कुछ कवर कराया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने आपके लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अब आगे कौन सा टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को अगर नहीं प्रेस किया उसको प्रेस कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। कोई भी पीडीएफ होगी आपको वहां मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।